हम जानते हैं पिछले महीने 2 महीने में क्या क्या 3 महीने में किसको किसने बुलाया, क्या गेम बनी, किसकी मुलाकातें हुई, क्या कहा गया, ये इसको हटाना है, किसको लेकर आना है। पावर हंग्री सिविलियन एलीट है। असूल की बात नहीं है यहाँ पे। वो तमाम मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ ना, दूसरी अशराफिया का मसला ये है कि दे वांट टू बी परपेचुअली इन पावर। वो चाहते हैं इख्तियार और इख्तिदार हमारे पास, दोहरी उनके हाथ में रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा मौजू है पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार और सहाफ़त के हालात। 2018 में पीटीआई की हुकूमत बनने के बाद से और ख़ास तौर पे 9 अप्रैल जब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई, पाकिस्तान में बड़े अजीब व गरीब हालात पैदा हो गए। मीडिया लैंडस्केप भी आपको बड़ा मुनक़सिम नज़र आता है। ख़ास तौर पे एक बड़ा टीवी ग्रुप यानी ARY, आपको कई लोगों को ऐसे लगा कि वो एक माउथ पीस बन गया है पीटीआई का। इससे पहले उसकी कुछ निस्बतन मोतदिल हालात थे, जब अगर उसमें रावलपिंडी का जिक्र करें, GHQ का। लेकिन 9 अप्रैल के बाद से बिल्कुल ये ग्रुप एक तरफ चला गया और मज़े की बात है कि बाकी तमाम ग्रुप उस तरफ चले गए जो कि फरवरी या मार्च से पहले तक जहां और ख़ास तौर पे बड़े मुक़्तदर हलके जिनको इस मुल्क का करप्ट तरीन उनसर कहते थे और जो ये बताया करते थे हमें भी कि इन लोगों की वजह से ये मुल्क इक़्तिसादी तौर पे, समाजी तौर पे बर्बाद हुआ है। तो एक बड़ा एक अलमिया ये हुआ कि वही लोग फिर 10 अप्रैल को हमारी क़यादत, हमारे इस वक्त वज़ीर आज़म भी हैं माशाल्लाह, उनके साहबजादे भी वज़ारत आला के ओहदे पे फ़ाइज़ हैं। तो अब शायद हमारी किस्मत में यही लिखा हुआ है, पाकिस्तान के जो 22 करोड़ आवाम हैं। तो अब सवाल यह है कि इसमें सियासी, समाजी और पेशा वराना तकसीम उन सहाफ़ियों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है जिन्होंने कोशिश की है कि एक तरफ पीटीआई का बयानिया और दूसरी तरफ उन तमाम जमातों का बयानिया जो कि माजी में तो बड़ी करप्ट थी लेकिन आज पवित्र हो गई हैं, बड़ी पाक हो गई हैं, उसके दरमियान बैलेंस रखना, तवाज़न रखना कितना मुश्किल है। तो इसीलिए हमने सोचा कि आपकी हम मुलाकात करवाएं काशिफ अब्बासी से। आपने ARY पे इनको लाखों लोग देखते हैं, लेकिन इनसे हम ये पूछते हैं कि इनके लिए जो बैलेंस कायम रखना था मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के बयानियों के दरमियान, वो कितना मुश्किल था। आप किस कर्ब से गुज़रे या कितनी आसानी से ये जो आपने सफ़र तय किया है? एक तो बहुत शुक्रिया जी फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, बैलेंस जिसको हम बैलेंस कहते हैं ना, बैलेंस कभी भी इसका मतलब मेरे ख्याल में ये नहीं होता कि हमने इसको भी ठीक कहना है, उसको भी ठीक कहना है, कोई तीसरा बोले तो कहें आप भी ठीक कह रहे हैं। बैलेंस इज़ नॉट दैट। बैलेंस हमेशा इशूज़ पर है कि एक इशू के ऊपर कौन ठीक कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। ये हमारे मुल्क में जो तकसीम हो गई ना, वो तकसीम ये हो गई है कि अगर इमरान खान ने कह दिया तो एक साइड कहेगी यही ठीक है, नवाज शरीफ ने कुछ कहा तो वही साइड कहेगी नवाज शरीफ ने जो भी कहा ये गलत कहा, ये ठीक कह ही नहीं सकता, एंड वाइस वर्सा। और दूसरी साइड भी यही करती है कि आप आजकल उठा के देखें इमरान खान साहब के बारे में, वो कहेंगे कि ये तो करता ही गलत है, और मरियम नवाज और नवासी साहब तो गलत कुछ कर नहीं सकते। दिस इज टेकिंग पोजिशंस। ये तो हमने बिल्कुल ही कुछ लोग, इदारों ने, कुछ साफियों ने, कुछ प्रोग्राम्स ने तो एक पोजिशन ले लिया कि हमने हर चीज को ये देखना कि कौन कह रहा है, अगर वो कह रहा है तो वो गलत कह रहा है, ये कह रहा है तो ये ठीक कह रहा है। आई थिंक मोस्टली ऑब्जेक्टिविटी क्या है कि एक इशू के ऊपर कौन ठीक है और कौन गलत है उसकी बुनियाद पर चलते हैं। कहीं इमरान खान ठीक होगा, कहीं नवाज शरीफ ठीक होगा, कहीं जरदारी ठीक होगा, कहीं हुएवर साहब लगा लीजिएगा इनके सारों के साथ, इमरान खान साहब और वगैरह। मैं हमेशा अपने दोस्तों को कहता हूं कि हम स्मैक मिडल में नहीं आ सकते, लेकिन हमें अपने आप को खींच के कहीं ना कहीं सेंटर के करीब तर लाना पड़ेगा। और पेशावराना जो तकाजे है उसका भी यही तकाजा है, जो उसूल है। और ऑब्जेक्टिविटी है क्या सर? हर इशू पे दोनों पार्टियां ठीक नहीं। रेपिस्ट एंड रेप विक्टिम आर नॉट द सेम। आप उनको एक इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते, वो बैलेंस नहीं हो सकता। सो किसी इशू के ऊपर एक चीज ठीक होती है, किसी इशू पे दूसरा ठीक होता है। इस बड़ा मुश्किल है स्पेशली नाउ। क्यों? क्योंकि अब नून लीग ने हमारा बॉयकॉट कर दिया। आई एम स्टक कि मेरे पास सिर्फ तहरीक इंसाफ के गेस्ट आएंगे या पीपल्स पार्टी के एट बेस्ट। तहरीक इंसाफ ने जियो वालों का बॉयकॉट किया, सो दे आर ऑल्सो स्टक बट इन अ बेटर पोजिशन, क्योंकि सरकार हमेशा फैसले करने वाली होती है
और आपने सरकार को चैलेंज करना होता है, इट्स स्टिल अ लिटिल बिट ईजियर मेरे ख्याल में कि आप सरकार को सवाल आसान होता है कई दफ़ा पूछना। ऑपोजिशन से आप क्या पूछेंगे? मैं उनको तहरीक इंसाफ वालों को बुला के कोई ना कहीं तो आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन एक आता कि चैलेंज कर सकते। तो ये डायलेमा हमारा बढ़ता जा रहा है कि उस बैलेंस को जिसको हम कोशिश करते थे कि कहीं ना कहीं क्रिएट करने की, कि दोनों को मौका दें, हाँ इस पे ये ठीक है, इस पे ये ठीक है, पोजीशन तो हम लेकर जाते हैं। ज़रा हमने आप व्हेन एन इशू हैपेंस, वो तो नो कॉन्फिडेंस आएगा अगर एक गेम बनाई जाएगी, वो पीछे से पिंडी से खींची जाएगी, सारों को इकट्ठा किया जाएगा, तो आप कैसे कहेंगे ये ठीक है? सेम जब 2018 का इलेक्शन हुआ, मुझे याद है इलेक्शन ट्रांसमिशन की शाम को लाइव ट्रांसमिशन चल रही थी, वसीम ने पूछा धांधली, मैं कहा प्री पोल तो हुई है, अभी पोलिंग डे चल रहा है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि उस वक्त आपको पता है साउथ पंजाब महाज, सो यू कुड डू दैट कि आप गलत को आप गलत ही कहना, उसको आप बैलेंस कैसे करेंगे? सो दैट्स वे द बैलेंसिंग एक्ट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट। मुझे लगता है बड़ा डेंजरस टाइम आ गया मीडिया। हाँ, इसीलिए शायद लोग ये कह रहे हैं कि ख़ास तौर पे मीडिया के हवाले से एक फैशिज्म या फस्तायत का एक नया दौर भी है, और बड़ा सख्त दौर है जी। तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव, जो प्रोफेशनल अंदाज में काम करने वाले हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, उनको फॉलो करने वाला कोई नहीं होगा। आप किसी एक बयानी के साथ चल पड़े तो फिर ठीक है। अब ये बताइए, चूँकि हम बयानी की बात कर रहे थे कि जो इमरान रियाज खान के साथ हुआ, अरशद शरीफ हमारे दोस्त हैं, उनके ख़िलाफ़ बड़े ही भोंडे अंदाज में, बल्कि दोनों के ख़िलाफ़, दर्जत अयाज़ अमीर, मैं उस तरफ आ रहा था। ये जो कुछ हुआ कि जी कौन जी शऊर शख्स यकीन करेगा कि एक ही साहब के ख़िलाफ़ 15-15 FIR मुल्क के मुख्तलिफ। फिर उसका जो बदतरीन जो था वो अयाज़ अमीर साहब के साथ था कि वो 72 साल की उम्र के एक सहाफ़ी हैं। भाई आपकी बात पसंद अगर नहीं है तो ज़रूरी तो नहीं कि आप उनकी पिटाई करें इस तरीके से। तो अब कुछ लोग थे, उनको ये कहा जा रहा है, ये बहस उसके बाद फिर चल पड़ी है कि चूँकि फ़लाँ एक पार्टी के हक़ में वो एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर रहे थे, तो क्या अगर एक एक्टिविस्ट के तौर पे भले कोई काम कर रहा है, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, अपनी राय का इजहार तो कर सकता है। और क्या ये पहला मौका था कि किसी सहाफ़ी ने, हम ख़ास तौर पे इमरान रियाज या अरशद शरीफ की बात करें या इवन अयाज़ अमीर की बात करें, कि उसने किसी एक ख़ास नुक्ते नज़र को प्रमोट किया, तो इसकी वजह क्या, तो इसका जो नतीजा है क्या और सज़ा क्या है कि आप उनको मार पिटाई शुरू कर दें? देखिए, अगर इस एक्टिविज्म पे जाना है तो फिर तो सारे पाकिस्तान में एक्टिविस्ट हैं। उसमें कुछ मिसालें भी आपके पास? हाँ, 3-4 को छोड़ के बाकी तो क्या सारे चैनल्स फिर एक्टिविज्म नहीं कर रहे हैं? कौन सा जब मैं आपको नाम लेकर ये वो उस दिन एक गरीदा ने भी ये बात की, वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हालांकि उन्होंने जो तकरीरें की थी वो लॉयर्स फोरम पे की हैं लार्जली। पीटीआई फोरम नहीं था, वो प्लेटफॉर्म नहीं था, लॉयर्स का प्लेटफॉर्म था जिसमें इमरान खान साहब भी इन्वाइटेड थे। मैंने कितने लोगों को देखा स्टेजों पे चढ़ के तकरीरें करते हुए, पॉलिटिकल पार्टी के स्टेजेस पे बैठे, मैंने खुद देखा है, सीनियर तरीन लोगों को देखा है। वो नाम भी लेने आपके? हमारे दोस्त लोग हैं ना, नहीं लेते। सियासी जलसों में लोगों ने खिताब किया, और सियासी जलसों के प्लेटफॉर्म, यार ये सारे लड़काना जाते हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी पे, दैट्स अ पॉलिटिकल गैदरिंग बन जाती है ना, आखिर में सियासी तकरीरें होती है ना वहाँ पे। स्टेज के ऊपर कौन कौन नहीं बैठा होता वहाँ? मैंने PDM के जलसों के प्लेटफॉर्म्स पे देखे हैं, पीपल्स पार्टी के, नून के प्लेटफॉर्म्स पे मैंने खुद देखे हैं, सीनियर तरीन लोग बैठे देखे हैं। ये एक्टिविज्म, अगर आपने एक्टिविस्ट ढूंढना है तो आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। हर 5 में से 4 लोग एक्टिविस्ट बन गए हैं किसी ना किसी सियासी जमात के, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट दैट्स द रियलिटी। हमारी रियलिटी बन गई। आप बंदे को देखकर खुद बता सकते हैं कि यार इसने ये लाइन लेनी है, इसने ये लाइन लेनी, क्या ये बात ठीक नहीं है? हर इंसान को देखकर आप कह सकते हैं कौन सरकार के साथ किधर किधर जाता है। फिर इसमें भी नहीं जाते ना कि कौन किधर किधर क्या करने जाते हैं आप उनके साथ एक नॉन प्रोडक्टिव ट्रिप्स के ऊपर। एक्टिविस्ट बहुत सारे हो गए, खाली हम कुछ लोगों को एक्टिविस्ट इसलिए कहते हैं ताकि उसको डिस्क्रेडिट करें क्योंकि वो हमारी लाइन के नहीं है। वरना इसमें मैं अगर लाइन शुरू करूँ, देखिए 20 साल अब मुझे हो गए, इस 21 साल हो गए प्रोफेशन में। 21 साल में बहुत कुछ आपने भी देखा होगा, तो ज्यादा होंगे, आपने भी बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ मैंने भी बहुत कुछ देखा है। सो छोड़े जाने दें, ये एक्टिविज्म नहीं है। दूसरा देखें, ये मतलब खुल्लम खुल्ला लॉयल्टीज या वफादारियां एक साइड पे हो गई। देखिए वफादारियां और लॉयल्टीज, आई मीन देखिए इस अनफॉर्चुनेटली इस प्रोफेशन में तो हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। मुझे समझ नहीं आती अब लोग अब क्यों कह रहे हैं। हम 2008 से 13 में लगे हुए थे कुछ लोग पीपल्स पार्टी की हुकूमत को गिराने के लिए, और हम समझते थे कि ये बाकी करप्शन के खिलाफ जाद हो रहा है। हम जवान लोग थे, हम भी पीछे चल पड़े। बाद में पता लगा कि उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, वो हुकूमत चली गई, अब इसका सारा कुछ हमने डिफेंड करना। देन वी रियलाइज्ड इट वाजंट अबाउट प्रिंसिपल्स। ये असूल की बात नहीं है, ये किसी को गिरा कर किसी को हुकूमत में लाने की बात थी। इस मुल्क में सारे अनफॉर्चुनेटली कोई किसी के हक में, या देखिए बहुत सारे लोग किसी की मुखालफत की वजह से भी ये काम करते हैं।
बहुत से लोग होंगे जो बड़े एंटी इमरान खान हैं, जिसकी वजह से वो इतने एंटी इमरान खान हो गए हैं कि वो प्रो नून या प्रो पीटीआई पीडीएम लगते हैं, जिसकी वजह से ये है रियलिटी हमारी। मैं अक्सर, अब मुझे बहुत फोरम से बुलाया जाता है कि जनाब ये डिवाइड हो गई है। मैं कहा है तो क्या करें, दिस इज द वे वी आर, दिस इज द वे मीडिया हैज बिकम। ये बन गए हम लोग कि आपको चैनल खोलने से पहले AR जियो पता है कि AR इस तरफ जाएगा, जियो उस तरफ जाएगा। एंकर्स आते हैं टीवी पे, आपको पहले पता होता है कि ये साहब आके इन्होंने बात यही करनी और इन साहब ने आके बात यही बिल्कुल ऐसी होगी जैसे अमेरिका में कि फॉक्स ने यही करना है, CNN ने वो करना है। और हमारे यहाँ पे भी ये डिवाइड बड़ी क्लियर डिवाइड होगी। अच्छा, ये बताया ना कि अभी तो एक बड़ी खौफनाक सी बात अमेरिका से आ गई। जॉन बोल्टन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, चूँकि हमारा जो बयानिया PTI का रहा है इमरान खान का, वो था कि रिजीम चेंज, यानी मेरी हुकूमत साजिश के ज़रिए तब्दील की गई। तो जो साबका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जॉन बोल्टन, उन्होंने CNN के साथ इंटरव्यू में ये कह दिया कि हाँ जी, हम बाहर हुकूमतें तब्दील अपने मुल्क में नहीं, एक बाहर हुकूमतें तब्दील करते रहे और इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये बाकायदा उन्होंने कहा। फिर एंकर ने उससे ये भी पूछा कि लगता है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, तो कहते हैं हाँ कुछ ऐसा ही है। यानी पहली मर्तबा इस तरह इतने आला सतही लेवल का एक ऑफिशियल है, उसने ये बात मानी। अब चूँकि इमरान खान 3 महीने से यही कह रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि उनको अब इससे कोई फ़ायदा होगा? देखिए, उससे इस बयान से फ़ायदा भी होगा और सुप्रीम कोर्ट को अभी अगर आप मुस्लिम लीग नून का नैरेटिव बिल्डिंग देखें, ज़ाहिर है आपने एक बात कही शुरू में थोड़ी देर पहले कि एक बहुत बड़ा मीडिया का चंक नून की साइड पर है और उनके नैरेटिव को वो प्रेजेंट करने में भी और करने की कोशिश करता है कि जो भी वो करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे को काउंटर कर जाएंगे। और इमरान खान का जो नैरेटिव है ना, जो बना, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है उसमें? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जी साजिश नहीं है, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ये कहा। साथ में ये भी कहा कि इसकी तफ्तीश भी नहीं हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई। मसला ये देखें, मैं वो तो उन्होंने बुनियादी तौर पे उधर से कहीं से लाइन ली है कि इसकी तफ्तीश भी नहीं हुई और ये साजिश नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो दलील पेश की गई है साजिश की, हमें उसका सबूत कोई नहीं मिला। तो कैसे मिलेगा? तो ये जॉन बोल्टन, अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि कोई हमारे यहाँ पर कुछ लाइन पहले फैसला कर लिया जाता कि लाइन ये होगी, पहले फैसला कर लिया जाता। देखें, जब किसी ने भी कहा, मैंने ये बात कुछ अर्सा पहले भी कही थी, जब DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि साजिश का कोई सबूत नहीं मिला, मुदाखलत ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है। देखिए, सबूत के लिए पहले फिर आपको बताना पड़ेगा कि देखें जी, हमने डोनाल्ड डू से बात की, हमने जो बाइडन से बात की, हमने या किसी कोई भी होगा कि क्या कौन कर सकता है, कौन करने वाला है। ना आप इसमें हाँ का जवाब ले सकते हैं, ना आप ना का जवाब ले सकते हैं। साजिश को साबित करना, अनलेस इस तरह का कोई कन्फेशन आ जाए, मुश्किल तरीन काम है कि आप साजिश को साबित करें। लेकिन क्योंकि ये फैसला कर लिया गया कि हमने कहना कि साजिश नहीं हुई, इसलिए हमने कहना कि साजिश नहीं हुई। इसको आप इन्वेस्टिगेट कर भी लें, आप किस से बात कर सकते हैं। एक खत आया आपके पास, साइफर आया, वो साइफर 2-3 जगह पर रिसीव हुआ। आप उन्हीं लोगों से सवाल पूछ सकते हैं या भेजने वाले से पूछ सकते हैं कि भाई आपका क्या ख्याल है, या क्या किस कॉन्टेक्स्ट में ये गुफ्तगू, ये डोनाल्ड डू पैगाम भेज रहा था, नहीं भेज रहा था। लेकिन हमने क्योंकि पॉलिटिकल पोजीशंस भी लेनी है, हमने स्टॉक मार्केट की और उसकी भी बातें करनी है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर। क्योंकि वो पहले कहते थे, उन्होंने कहा ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है, यस हुई है। दूसरे ने कहा साजिश नहीं हुई, उन्होंने दूसरी कमेटी में कह दिया साजिश नहीं हुई। हालांकि इससे दूर रखना चाहिए कि ये साजिश, जिस तरह ये अभी आपने कहा जॉन बोल्टन का, अनलेस समबडी कम्स आउट एंड एडमिट्स कि हाँ हमने ये किया है, आपके पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। लेकिन उसने अगर ये माना है कि दूसरे मुल्कों में हम करते रहे हैं, तो हम ये कैसे मान लें कि पाकिस्तान में फिर उन्होंने मेरे से जब भी कोई पूछता, मैं 2 चीज़ें कहता हूँ। मैं कहा क्या अमेरिकन हिस्ट्री है रिजीम चेंज की? यस। क्या साइफर है? यस। क्या वो यहाँ पर रिसीव हुआ है? यस। अब उसके आगे डॉट्स आपने और क्या मुलाकातें जो इमरान खान साहब कहते हैं, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस उसके साथ है। डू वी नो एज अ जर्नलिस्ट, क्या मुझे डिफिनेटिवली पता है, डेफिनेटली मैं जानता हूं कि हुई है, वो मैं नहीं जानता। वो तो किसी को भी नहीं पता। इसलिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मौजूद है, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ठीक है ना, जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अमेरिका का 2019 में पब्लिकली कहे कि हाँ जी, वेनेजुएला का जो अपोजिशन लीडर है, इसने अपनी आर्मी से अपने सोशलिस्ट सदर के ख़िलाफ़ इमदाद तलब की और हम उसकी सपोर्ट करते हैं, ये उसने अभी CNN में भी कहा। तो अगर इस लेवल तक बात चलेगी कि वहाँ पे आर्मी की किताबें लिखी गई हैं, बहुत किताबें लिखी हैं, कैसे वो ऑपोजिशन को खरीदते हैं, कैसे मीडिया खरीदा जाता, लोगों ने किताबें भरी पढ़ी हैं। वो दिन अरशद के पास इतनी किताबें अमेज़ॉन पे मंगाई थी, मैंने कहा 2 मैंने भी उसे। अर्शद शरीफ भी किताबी कीड़ा है, बहुत पढ़ता है वो। सो देखिए, किताब इसमें मुझे आई रीड इसके अबाउट 70 के करीब रिजीम चेंजेस या हुई हैं या उसकी कोशिश अमेरिका की जानिब से की गई है पिछले 100 साल में। सो इसका मतलब ये होता है,
क्या इस केस में हुआ है एज ए जनरल, आई कांट से हुआ है, लेकिन देर इज इनफ टू इन्वेस्टिगेट इट, लेकिन फिर भी आपको शायद जवाब नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा, बड़ा मुश्किल होता है। एक आखिरी सवाल करते हैं कि जो कुछ हम देख रहे हैं, क्या पाकिस्तान की किस्मत में यही लिखा गया है कि जो सिविल मिलिट्री अशराफिया है वो जिस तरफ चाहे मुल्क की डायरेक्शन को मोड़ दे, या क्या हम किसी डिफाइनिंग मोमेंट पे हैं? अगर हम जलसे जुलूस देख लें, जो कुछ अभी इमरान खान के जलसों में हुआ है, गैर मामूली क्राउड्स आए हैं। देखिए, मैं इस मुल्क का की जो सिविल अशराफिया ना जी, उसका एक ही मिशन है, कुर्सी। हम किसी तरह वज़ीर आज़म बन जाए, वज़ीर आला बन जाए, वो तमाम एक अशराफिया का जिक्र किया, हम तो सिविल मैं मिलिट्री दूसरी तरफ आ रहा हूँ ना। दूसरी अशराफिया का मसला ये है कि दे वांट टू बी परपेचुअली इन पावर। वो चाहते हैं इख्तियार और इक़्तिदार हमारे पास, डोरी उनके हाथ में रहे, और उस डोरी को अपने हाथ में रखने के लिए वो जो पपेट शो चलता है वो चलता रहता है। 2018 में इमरान खान साहब ने कहा आई एम गेम, मियाँ साहब को हटाया गया, इमरान खान साहब के लिए इलेक्शन मनूवर किया गया, इमरान साहब इलेक्शन जीत गए। ये सारे सड़कों पे आ गए, सिलेक्टर सिलेक्टेड, वोट को इज्जत दो, जनरल बाजवा तुमने ये कर दिया, नाम ले लेकर इन्होंने सारा कुछ कहा टीवी पर। इनको पहला मौका मिला, ये डील कर गए। इन्होंने भी वही डील किया, कहा इसको हटाओ, हमें हुकूमत दे दो, जो कहेंगे हम करने को तैयार, जो कहोगे हम करने को तैयार हैं। हम देखते हैं और क्या क्या होता है अगले चंद हफ्तों महीनों में, लेकिन ये डील करना चाहिए। ये चाहते पावर हंग्री सिविलियन एलीट है आपकी। असूल की बात नहीं है यहाँ पे, कोई ये नहीं कहता कि हमें यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स चाहिए। अच्छा, वो सहाफ़ी, बड़े बड़े सहाफ़ी कहाँ हैं जो कि सिलेक्टर कहते थे, सिलेक्टेड कहते थे? मैं बताता हूँ, वो कहते हैं कोई गैर आईनी काम हुआ। यार मैं जब व्हेन आई लिसन टू दिस, मुझे कई दफ़ा समझ नहीं आती कि मैं इस चीज़ का जवाब, ये हुआ जो कुछ भी हुआ आइन के मुताबिक हुआ, आइन के मुताबिक हुआ, इकट्ठा तो आइन के मुताबिक तो इलेक्शन भी होते हैं। आपका इल्ज़ाम क्या था? जो कुछ इलेक्शन से पहले हुआ वो एक प्री पोल रिगिंग के जुमरे में आता है। लोगों को तोड़ा गया, लोगों को इलेक्शन के बाद आज़ाद उम्मीदवारों को जहाज़ों में बिठाया गया, यहां लाया गया, किसी ने सारी डीलें बनाई और आपने कहा ये सारी रिगिंग है। इलेक्शन के प्रोसेस पे तो किसी ने इल्जाम, अभी तक कोई एक चीज ऐसी हुई है पिछले दौर में 2013 के इलेक्शन के बाद 2-3 इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले, आपको याद होगा, याद सादिक साहब का फैसला हो गया, दूसरे 2-3 फैसले हो गए, लोधरा का फैसला जो जहांगीर तरीन साहब की सीट का हो गया, उस वक्त तो ये सारे फैसले हो गए थे। एविडेंस नहीं है 2018 की रिगिंग का, लेकिन हम जानते हैं कि क्या क्या हुआ। हम जानते हैं पिछले महीने 2 महीने में क्या क्या 3 महीने में हुआ, किसको किसने बुलाया, क्या गेम बनी, किसकी मुलाकातें हुई, क्या कहा गया, ये इसको हटाना है, किसको लेकर आना है। लेकिन हम अपनी मर्जी की चीजें देखना चाहते हैं, और जो हम नहीं देखना चाहते वहां हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बहुत आईनी और कानूनी है उसके पीछे आके छुप जाते हैं। ये कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि मसला ये है कि इनकी मर्जी का हमारा भी असूल उस वक्त तक है जब तक हमारी मर्जी का वजीर आजम होगा तो हमारा असूल भी उसके साथ ही है। वो ये असूल है, वो उसको हटाया जाएगा तो फिर हमारे असूल बन जाएंगे सिविलियन सुप्रीमेसी, रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती। और ये पीपल्स पार्टी वाले देखें, मसला दूसरा ये जो सबसे ज़्यादा जमहूरियत के नारे मारते हैं, और हम सारे बिलीव करते हैं उन नारों को, क्योंकि हम सारे रहते हैं इस्लामाबाद में। जब जाएँ सिंध में देखें, ये जो आज़ादी सहाफ़त है, यार देखें तो सही उधर साफ़ियों के साथ होता क्या है। मैं एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा, मैंने मज़हर अब्बास को फ़ोन किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कोई 8वां 10वां 12वां सवाल मज़हर अब्बास ने पूछा। मैं कहा फर्स्ट रेलेवेंट क्वेश्चन जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिफ जरदारी साहब से पूछा है, वरना वाह वाह हो रही होती है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दरबार लगा होता है। एक मतलब मैंने कहा मज़हर साहब यू आर द फर्स्ट वन जिसने ये पूछा कि सर ये डोनाल्ड लू, ये खत साजिश, वेयर डू को पूछ तो ले, कम से कम लेट हिम आंसर, वो जो मर्जी जवाब दें। लेकिन ऐसे वाह चल रही होती है, जो बंदा वहां बात करता है, वीडियो बनाता है, ठोक देते हैं उसको आप सियासी प्रोटोकॉल के अंदर, सरकारी प्रोटोकॉल्स के अंदर आप उसको एयरपोर्ट से रिसीव करते हैं क्योंकि आपको उनको वोट चाहिए। ये जमहूरियत है। मतलब नाज़िम जोखियों की बात और क्या, मतलब आप वहां पर वो क्या नाम था, मैं कितने जर्नलिस्टों के नाम बता सकता, अजीज मेमन था, अब मैं और भी मेरे जहन में नाम आ रहे हैं, बस बुजुर्गी आ गई मेरे नाक, मतलब क्या क्या होता है वहां पर, गुस्सा आता है, फिर बहुत चीजें भूल भी जाती हैं। लेकिन चलिए, दिस इज हाउ दे वर्क, दिस इज हाउ दे आर। अच्छा, उसमें देखिए पाकिस्तान की जो साख थी काफ़ी ख़राब हुई थी पहले से, तो ये जो ताज़ा तरीन ये वाक़यात हुए हैं, रिजीम चेंज या हुकूमत की तब्दीली, इससे पाकिस्तान की साख या क्रेडिबिलिटी को क्या नुकसान पहुंचा? कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पाकिस्तान जहाँ जैसा था वैसा ही है, सबको पता था। अभी आपने वो कनेडियन पार्लियामेंट में उसने कहा कि 2 या 3 रिजीम्स इन्होंने चेंज कर दिए, पहले भी हुकूमत गिरा दी, सबको पता है कि हुकूमतें कौन गिराता कौन बनाता।
थोड़ा सा डिस्क्रीट होना चाहिए लोगों को। मसला ये वो डिस्क्रीट रहते नहीं हैं। उनका ख्याल है क्योंकि यहाँ पर हम बुलडोज कर जाते हैं ना चीज़ों को। हम एक खाने पे बैठे, डिप्लोमेट का खाना था, तो ये आज से 4-1 साल पहले की बात है। कुछ हमारे दोस्त बैठे थे, किसी ने कहा, डिप्लोमेट ने पूछा, जर्नलिज्म, हाउ फ्री इज़ जर्नलिज्म टुडे? तो किसी दोस्त ने कहा, कहते जी मार्शल लॉ से ज़्यादा सख्त टाइम गुजरा, विच इज़ रॉन्ग फैक्चुअली। मैं हाल लोगों ने मार्शल लॉज देखे नहीं शायद, उन्हें ऐसा पता नहीं है, तसव्वुर नहीं कर सकते क्या होता था। मैंने कहा जी हमारी स्पेस कभी इतनी होती है, कभी इतनी होती है, कभी इतनी होती है, फिर सोकर के इतनी हो जाती है। गिवन के टाइम क्या है, उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। कोई एक जर्नलिस्ट मुझे आके कह दे कि यार उसको नवाज शरीफ से, आसिफ जरदारी से या इमरान खान से डर लगता हो। कोई एक एंकर जर्नलिस्ट आके, आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लिया करें, जिस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, ये खौफजदा लोग हैं जो सवाल पूछते हैं। नोबडी इज स्कैर्ड। किसी सियासी जमात के कहने पे ना कोई रुकता, ना कोई रुकेगा। ये पॉलिटिकल पोजीशन सारों ने ली हुई। इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है कि मीडिया की उस मैनेजमेंट के अंदर जब वो थोड़ा सा हाथ खोल देते हैं तो सारे हाथ खुल जाते हैं, जब वो हाथ बंद हो जाता है तो आपकी स्पेस कम हो जाती है, विच हैपन्स पीरियडिकली। कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं। अब ये फेंटा फूंटा लगना शुरू हुआ है, देखें ये किधर जाता है। हाँ, फेंटे का भी आजकल लफ्ज़ काफ़ी मकबूल हो गए जब से इमरान खान ने मैं ख्याल लिया में ये बात की है। तो चले, बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ। दोस्तों, आपने काशिफ अब्बासी की खरी खरी बातें सुनी है। फ़ैसला आप पे, ख़ुद थोड़े से क्रिटिकल इंक्वायरी भी करनी चाहिए, क्रिटिकल सोच रखनी चाहिए कि इन तमाम बातों का मकसद क्या है और हमें इससे नतीजा क्या अख़ज़ करना चाहिए।